नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज छठी कड़ी लेकर आपके बीच हम प्रस्तुत हैं। आज के दिन हम साहित्य सम्राट प्रेमचंद की रचनाओं की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद ने एक तरफ उपन्यास लिखा है जी, दूसरी तरफ कहानियां भी लिखी हैं और उनकी कहानियों की संख्या 200 से 300 तक की है। तो आज हम इस कड़ी में चर्चा जो करेंगे उसमें प्रेमचंद जी, जिनको हम मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं, कथा के सम्राट भी हैं और साहित्य जगत में एक ऐसे नाम है जिनके बारे में परिचय का कोई मोहताज नहीं है। तो हम नमक का दरोगा कहानी का चर्चा करेंगे। नमक का दरोगा 19वीं शताब्दी में के बाद 20वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन आज भी जब हम 21वीं शताब्दी में चर्चा कर रहे हैं तो नमक के दरोगा आज भी लगता है कि आज आसपास के घटना के अनुकूल जो है सो कहानी हमारे बीच में है। और प्रेमचंद की एक खूबसूरती ये है कि आप देखेंगे कि प्रेमचंद के पहले जो साहित्यकार होते थे वो राजा रानी के कहानी लिखते थे, वो स्वप्न लोक की कहानी लिखते थे, वो स्वर्ग नरक की कहानी लिखते थे। प्रेमचंद ऐसे साहित्यकार हुए कि जो आम आवाम को खेत और खलिहान से निकालकर मध्यम वर्गीय लोगों को निकालकर नायक और नायिका के रूप में प्रस्तुत किए। तो उसी में से एक कड़ी नमक का दारोगा भी है जो उनका सबसे, हम समझते हैं कि अगर लोकप्रिय कहानी की चर्चा करेंगे तो उसमें नमक का दरोगा सामने आएगा। जी बिल्कुल। आज तक लोगों को जो पढ़ाया जाता रहा है और बताया जाता रहा है और जो समझते हैं लोग कि नमक का दारोगा कहानी जो है वह असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है जी। लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो पाते यह है कि नमक का दारोगा कहानी में प्रेमचंद ने उसकी ओर इशारा किया है जिसका और ध्यान अभी तक हम लोगों का नहीं जा पाया है। जैसे कि एक ईमानदार व्यक्ति को का खरीदार पूंजीपति वर्ग होता है। आप इतना ही नहीं, जब आप नमक के दारोगा को पढ़िएगा तो आप जिस समय पंडित अलोपी दीन जी और बंशीधर जो है ये दोनों के संवाद को अगर गौर से देखिएगा तो उस वक्त भी समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार था, जिस पर कि सामंतों और पूंजीपतियों का कब्जा था, उसको किस तरीके से जो है सो प्रेमचंद ने अपने कहानी में लिपिबद्ध किए हैं, वो एक अद्भुत घटना था। और अद्भुत इस मामले में भी था कि कहा जाता था कि नमक का दारोगा के पद पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े उस समय के बैरिस्टर या वकील जो आजकल कहते हैं हम, वह भी ललायित रहते थे जी। और जब ये जो नमक के दारोगा के रूप में जब ये पात्र वहां पर जाते हैं तब जो है तो इनके घर में एक खुशी का माहौल बनता है कि चलिए अब मेरा दुख दूर होगा। मतलब क्या कि कहीं न कहीं उस समय भी समाज में भ्रष्टाचार और घुसखोरी का बोलबाला किसी न किसी रूप से दिखाई दे रहा था जी। लेकिन उनकी ईमानदारी ने उनको सारे के सारे पंडित अलोपीदीन के जैसो मनसा पर पानी फेर दिया। तो अपने आप में इस चरित्र को भी अगर देखिएगा तो अपने आप में बहुत जैसो बेहतर चरित्र हम लोग के बीच में जैसो मुंशी प्रेमचंद ने जो है हम लोग के बीच में प्रस्तुत करने का काम किया। हाँ, और वो जो चरित्र है दारोगा का चरित्र मुंशी बंशीधर जी। मुंशी बंशीधर जब नौकरी लेने जा रहे हैं तो उनके पिताजी क्या समझाते हैं, अरे कि बेटा तू ऐसी नौकरी लेना जिसमें कि ऊपरी आय हो। और ऊपरी आय तो बहता हुआ गंगा का स्रोत है और मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है। इसको जिस तरीके से वो मुहावरे में समझाने का काम किए मुंशी प्रेमचंद ने, तो आप देखिए कि समाज के अंदर अभी भी वो धारणा बनी हुई है जी कि जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णिमा के चांद की तरह होता है और जो ऊपरी आय होता है वह गंगा के बहता हुआ स्रोत की तरह है जी। तो आज भी अगर आप देखिएगा तो उस जमाने में ये कहानी लिखा गया है, लेकिन आज भी जो है सो वो चीज जो है सो पूरा का पूरा समाज के अंदर दिखाई दे रहा है।
इसीलिए अगर हम कहें कि कहानी के, इसीलिए उनको जैसो कहानी का सम्राट भी कहा जाता था कि मुंशी प्रेमचंद को सम्राट कहा जाता था। तो ये अपने आप में जैसो अद्भुत और बेहतरीन चीज तो है ही। इसीलिए आज के दौर में अगर हम ईमानदारी की बात करते हैं, अगर हम सही मानने में रास्ते की बात करते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी को पढ़ना ही चाहिए जी। और एक बात यह कि इस वाक्य के जरिए जब पंडित ये आलोपी दीन जब चर्चा कर रहे होते हैं तो बड़ी गिड़गिड़ा के कहते हैं, साहब इधर से जा रहा हूं तो बिना देवता को चढ़ावा चढ़ाए कैसे जा सकता हूं। 30,000 40,000 छलांग पे छलांग लगा रहे हैं जी, लेकिन इनका ईमान कभी नहीं डिगता है। और ये जो है यहां पर जो लेखक कहते हैं कि 40,000 50,000, लेकिन उनका ईमान नहीं डिगता है, तो ये किस बात का द्योतक है कि वो अपने ईमान पर टिके हैं और उस ईमान के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। ये बात तो सच है कि वो जो है सो अपनी ईमानदारी के चरम बिंदु पर पहुंचकर जो है सो अपनी इस्तीफा को देते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से आलोपी दीन उनके घर जाते हैं और घर जाकर यह बात को जो है सो कहते हैं कि अब जो है सो आपको जो है ये सारा चीज ईमानदारी के होने के बावजूद भी आप हमारे मैनेजर के रूप में आइए, क्योंकि हमारे लिए जो है सो इसी तरीके के लोगों की जरूरत है। तो हमको लगता है कि उस काल में मुंशी प्रेमचंद ने क्या सोचे होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह बात सत्य है कि वो एक जमींदार, एक पूंजीपति अपने फॉर्म में या अपने संस्थान में ईमानदार लोगों के तो परिकल्पना करते हैं, लेकिन खुद जो है वो जो है सो भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जो है संस्थान में एक ईमानदार व्यक्ति जो है सो आकर जो है सो इस काम को जो है सो करे, इस काम को देखे। और वहां पर मुंशी बंसीधर जो है उसको बाद में स्वीकार भी कर लेते हैं। तब ये स्वीकार करना कहीं न कहीं हमको थोड़ा खटकता है कि कहीं मुंशी प्रेमचंद जो है ये कहना तो नहीं चाहते हैं कि अंतोगत्वा ईमानदारी जो है पूंजीपति के हाथ में जो है सो चला गया। तो वहां पर थोड़ा सा हमको लगता है कि इस पर जो है सो एक बार विमर्श करने की जरूरत है, एक बार और उसमें जो है सो मंथन करने की जरूरत है कि आज के दौर में क्या यही इसका परिणाम होगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं तो शुरू में ही कह दिया कि यह जो है पूंजीपतियों के कब्जे में चला जाता है ईमानदार, उसका प्रतीक है यह नमक का दारोगा। जस्ट यही बात हुआ है, इस ओर इशारा करना चाह रहे हैं। इस दृश्य को प्रस्तुत करके प्रेमचंद इस ओर इशारा करना चाह रहे हैं कि किसी भी जमाने में पूंजीवाद रहेगा तो वह ईमान को खरीदेगा और ईमानदार व्यक्ति उसका कैदी हो जाएगा। आज क्या देख रहे हैं, जितने भी ईमानदार व्यक्ति हैं यहाँ तो कलम भी बिक जा रही है। जी जी, बड़े पैमाने पर। आज तो आप देखिएगा कि अगर हमारे यहाँ गोदी मीडिया तरह के बात जैसे होने लगी है, साहित्यकार जो है सो दूसरे लोगों को महिमा मंडित करने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद ने उस जमाने में महिमा मंडित तो नहीं किए, समाज की सच्चाई को बखूबी जैसे निभाने का काम किए हैं। तो हमको लगता है कि प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों को एक बार पुनः उसी तरीके के साहित्यकार को, उसी तरीके के कहानी को लिखने की भी जरूरत है और पाठक के बीच में जाने की भी जरूरत है, ताकि पाठक इस चीज को बेहतर ढंग से समझ सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है प्रेमचंद आपको अग्रसोची लेखक है, हम यूं कहें कि भविष्य दृष्टा भी है, भविष्य को देख रहे हैं। तो ऐसे लेखक के कारण ही उन्हें साहित्य सम्राट कहा गया जी, कलम का सिपाही कहा गया जी, कलम का मजदूर कहा गया जी। अब कलम का मजदूर कहे जाने के पीछे क्या बात है, यानी कि वो अपने कलम के जरिए श्रम को महत्व देते थे जी। तो बंधुओं, शुद्धि दर्शकों से आग्रह है कि ये तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ नमक का दारोगा एक कहानी की चर्चा की है। आपसे आग्रह है
कि प्रेमचंद के साहित्य में कहानियों का पुनर्पाठ किया जाए और पुनर्पाठ करते हुए फिलहाल के समय को आप पहचानें, देखें, क्योंकि पुरानी कहानी में भी आज की कहानी नजर आती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी एक नए लेखक की चर्चा और उनकी रचनाओं पे बातचीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। फिर मुलाकात होगी। चलते चलते एक बात, एक आग्रह कि अगर आपने भूमि न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। हाँ, और टिप्पणी करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम बना सकें। धन्यवाद जी।